मोदी का वहाँ एक शब्द। हरियाणा में क्यों हारी कांग्रेस? 10 साल में 65,000 साइबर फ्रॉड। भारतीय उद्योग जगत के रतन टाटा ने 9 अक्टूबर को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पद्म विभूषण से सम्मानित रतन टाटा अपने पीछे कई ऐसी कहानियां छोड़ गए हैं जिनसे हर आम और खास प्रेरणा ले सकता है। सरल व्यक्तित्व के धनी टाटा एक कॉरपोरेटर दिग्गज थे। वही अपनी शालीनता और ईमानदारी के बूते वह एक संत की तरह जिए। टाटा ने कभी शादी नहीं की। हालांकि 4 बार ऐसा हुआ जब उनकी शादी होने वाली थी, लेकिन ऐसा न हो पाया। जब उनके पार्थिव शरीर को ले जाने की तैयारी की जा रही थी तो एक बहुत ही मार्मिक दृश्य देखने को मिला। रतन टाटा का पालतू कुत्ता गोवा पार्थिव शरीर के पास से हटने को राजी नहीं था। कोल इंडिया के पूर्व चेयरमैन आर.एन. शर्मा ने कहा कि टाटा का मंत्र था, शीर्ष पर पहुंचो या मिट जाने के लिए तैयार रहो। इन दोनों स्थितियों के बीच कुछ नहीं है। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने रतन टाटा को एक शब्द का SMS वेलकम भेजा था, जिसके बाद 2008 में टाटा नैनो परियोजना पश्चिम बंगाल से गुजरात स्थानांतरित हो गई थी। रिटायर्ड कर्नल विनायक सुपेकर टाटा को कुछ इस तरह याद करते हैं। मैंने समुद्र के किनारे क्लब के रास्ते पर चहलकदमी के दौरान टाटा के साथ एक बातचीत में अपने एक सहयोगी के बेटे का विषय उठाया था। मैंने टाटा सर से कहा कि एक साथी सैन्य अधिकारी का बेटा कमर के नीचे विकलांग है और उसे नौकरी की जरूरत है। तब टाटा ने कहा कि जो भी जरूरी होगा करेंगे। अगली सुबह विजय को दक्षिण मुंबई स्थित टाटा समूह के मुख्यालय बम्बई हाउस से फोन आया और प्रशासनिक सेक्शन में काम पर आने को कहा गया। अब दिवंगत रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा अब टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन होंगे। नोएल टाटा से कहा कि मैं रतन एंड टाटा और टाटा समूह के संस्थापकों की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हूँ। 1 सदी से भी अधिक समय से पहले स्थापित टाटा ट्रस्ट सामाजिक कल्याण के कार्यों का एक अद्वितीय जरिया है। यह विभिन्न परमार्थ संस्थाओं का एक समूह है जो अप्रत्यक्ष रूप से 165 अरब अमेरिकी डॉलर के नमक से लेकर सॉफ्टवेयर बनाने वाले समूह को नियंत्रित करता है। दिसंबर 2012 में रतन टाटा ने टाटा सन्स की जिम्मेदारी साइरस मिस्त्री को दे दी थी, जो उस समय तक उनके सहायक थे। हालांकि टाटा समूह के स्वामित्व रखने वाले लोगों को टाटा परिवार से बाहर के पहले सदस्य मिस्त्री के कामकाज के तरीके से दिक्कतें होने लगी और अक्टूबर 2016 में टाटा समूह की कमान मिस्त्री के हाथ से चली गई। इसके लिए रतन टाटा को कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ी थी। जो हारी हुई बाजी जीत जाए उसे बाजीगर कहते हैं और जो जीती हुई बाजी हार जाए उसे कांग्रेस कहते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के संबंध में यह कहावत सटीक बैठती है। चुनाव से पहले यही अनुमान और अटकलें सामने आ रही थी कि हरियाणा से भाजपा की विदाई तय और 10 साल बाद कांग्रेस सत्ता पर काबिज हो सकती है। सभी अनुमान और अटकलें यहाँ तक कि एग्जिट पोल भी फेल हो गए और राज्य में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया। चुनाव से जिस तरह का माहौल था उसे देखकर तो भाजपा को भी सत्ता में वापसी की उम्मीद कम ही थी। हरियाणा की जीत के बाद भाजपा का निश्चित ही आत्मविश्वास बढ़ा है। महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा में भाजपा को इसका फायदा मिल सकता है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हरियाणा चुनाव की समीक्षा बैठक में कहा कि पार्टी हरियाणा में चुनाव जीत सकती थी, लेकिन प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने अपने स्वार्थ को ऊपर रखा। हालांकि इस हार के लिए राहुल भी कम जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि वे अपने ही नेताओं को कंट्रोल नहीं कर पाए। चुनाव से पहले हरियाणा कांग्रेस के नेताओं के बयानों पर गौर करें तो राहुल गांधी की टिप्पणी कहीं से भी गलत नहीं लगती। हरियाणा कांग्रेस के 3 प्रमुख नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और दलित नेता कुमारी सैलजा पूरे समय यह दिखाने की कोशिश में लगे रहे कि वे राज्य के मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार हैं। रणदीप सुरजेवाला तो यह कहने से भी नहीं चुके कि मेरा विजन अच्छा है, इसलिए मैं मुख्यमंत्री के रूप में अच्छा काम कर सकता हूं। हालांकि कांग्रेस इस बात से संतुष्ट हो सकती है कि उसे पिछले चुनाव के मुकाबले ज्यादा सीटें मिली हैं। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद चुनाव में भाजपा को मुंह की खानी पड़ी। राज्य में सरकार बनाने के लिए भाजपा ने उपराज्यपाल के माध्यम से 5 विधायक मनोनीत कर दिए थे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रदर्शन दमदार रहा। नेका ने 42 सीटें जीती थी, जबकि उसकी सहयोगी कांग्रेस ने 16 सीटें जीती थी। 10 साल पहले हुए चुनाव के बाद भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाने वाली महबूबा मुफ्ती की पार्टी PDP का भी सफाया हो गया। अब 2014 के बाद उमर अब्दुल्ला के रूप में राज्य को नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है।
देश का कोई ऐसा राज्य नहीं जहां साइबर फ्रॉड नहीं हुआ हो। रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में देश में 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी हुई। पिछले 10 साल में 65,000 से ज्यादा मामले सामने आए, जिनमें 4.69 लाख करोड़ रुपए की ठगी हो चुकी है और ठगी का मीटर अभी भी चालू है। दिलचस्प बात यह है कि तमाम तरह के जागरूकता अभियान के बावजूद डिजिटल या साइबर फ्रॉड में डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, मेडिकल ऑफिसर, बैंक अधिकारी और टीचर जैसे प्रोफेशन में काम करने वाले लोग भी शिकार हो रहे हैं। यहाँ तक कि IAS और IPS भी शिकार हो रहे हैं। इंदौर में केट के सीनियर साइंटिस्ट और उनकी पत्नी ने डिजिटल अरेस्ट की आशंका के बाद जो आवेदन पुलिस को दिया, उसमें बताया कि उन्हें कॉल करने वालों ने कहा कि 18 अगस्त 2024 को दिल्ली से एक सिम कार्ड जारी हुआ है, जिससे गैर कानूनी विज्ञापन और महिला उत्पीड़न संबंधित SMS भेजे जा रहे हैं। ठगों ने ट्राई के अफसर बनकर कहा कि जिस नंबर की शिकायत मिली है वो आपका है। साथ ही उसने साइंटिस्ट से कहा कि यदि आपको इस गिरफ्तारी से बचना है तो अलग अलग डिपार्टमेंट के अधिकारियों को वेरिफिकेशन के लिए पैसे ट्रांसफर करना होंगे। ठगों द्वारा अधिकारी बनकर धमकाए जाने के बाद साइंटिस्ट ने पहले तो रुपए देने से मना कर दिया। इसके बाद 6 दिनों तक उन्हें और उनकी पत्नी को लगातार ED, CBI, RBI, ट्राई और दिल्ली क्राइम ब्रांच के नाम पर फोन आना शुरू हो गए। इसके बाद वे इतने घबरा गए कि ठगों के खाते में 71,33,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। पैसे ट्रांसफर होते ही धोखाधड़ी करने वालों ने अपने सभी मोबाइल बंद कर लिए। इसके बाद साइंटिस्ट को ठगी की आशंका हुई और उन्होंने गूगल पर इसके बारे में सर्च किया तो पता चला कि उनके साथ ठगी हो गई है, जिसके बाद वे पुलिस के पास पहुंचे। ये सिर्फ एक कहानी है, देश में ऐसे कितने ही मामले हैं जिन्हें लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं और अपने गाढ़े पसीने की कमाई ठगों के हाथों सौंप रहे हैं। इस सिलसिले में जब वेब दुनिया ने अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राजेश दंडोतिया से बात की तो उन्होंने बताया, दरअसल देश का कोई राज्य ऐसा नहीं है जहां साइबर फ्रॉड या डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने नहीं आ रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, नोएडा, गुड़गांव, उत्तराखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल समेत देश के कई राज्यों में साइबर फ्रॉड पुलिस और राज्य सरकारों के लिए चुनौती बन गया है। हालांकि सरकार ने अगले 5 साल में 5,000 साइबर कमांडो तैयार करने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। अब खबरें संक्षेप में। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को मिला केजरीवाल वाला घर। पहले यही बंगला आतिशी से जबरदस्ती खाली करवाया गया था। इजराइल हिजबुल्लाह जंग के बीच 600 भारतीय सैनिकों पर मंडराया खतरा। भारतीय सैनिक UN शांति मिशन का हिस्सा है। ये सभी इजराइल लेबनान सीमा पर 120 किलोमीटर लंबी ब्लू लाइन पर है तैनात। 550 से ज्यादा रन बनाकर पारी से टेस्ट हारने वाली पाकिस्तान बनी पहली टीम। मुल्तान में इंग्लैंड ने जड़े थे 823 रन। मैसूर से बिहार के दरभंगा जा रही बागमती एक्सप्रेस चेन्नई के पास एक मालगाड़ी से टकराई। हादसे में 1.5 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल।